आज के इस इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉर बायोलॉजी क्लास 8 के चैप्टर 2 है। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, आज हम उसका वीडियो करेंगे, तो सीखना। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलें। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। देर किस बात की, तो चैप्टर है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, जो कि क्लास 8 के बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर है। तो चलो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो पहले चैप्टर का नेम ही देख लेते हैं, वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। इसका मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब माइक्रो का मतलब छोटा, ऑर्गेनिज्म का मतलब जीव, फ्रेंड एंड फो में फ्रेंड का मतलब दोस्त और फो का मतलब दुश्मन। इसका मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं और हमारे दुश्मन भी होते हैं। तो अब देखो, यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं चैप्टर में माइक्रोब्स एंड देयर स्टडी। तो इसमें हिस्ट्री की बात करते हैं कि इनको किसने डिस्कवर किया, किसने फर्स्टली इनको ऑब्जर्व किया। तो दोस्तों वो है कि द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं, जैसे अभी हम कर रहे हैं, उसको माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। माइक्रो का मतलब स्मॉल, बायोस का मतलब लाइफ और लोगोस का मतलब स्टडी। इस तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब हो जाता है स्मॉल लाइफ स्टडी। इसका मतलब जो छोटे छोटे जीव हैं उनकी लाइफ की स्टडी। तो फ्रेंड्स, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं? इंक्लूड बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, एल्गी, प्रोटोजोआ। ये सारे क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। These microbes were seen for the first time in 1677। इसको किसने देखा था फर्स्ट टाइम? 1677 में देखा गया था, जिसको एक सिंपल टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप, जिसको माइक्रोस्कोप से देखा गया था इनको, जो कि सबसे पहले देखा था एंटोन वैन ल्यूवेनहुक। इसलिए इनको फादर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, फादर ऑफ प्रोटोजोआ भी कहते हैं। प्रोटोजोआ भी तो एक तरह का माइक्रोब ही है और इनको 1677 में देखा गया था। तो ये याद रखना कि फादर ऑफ प्रोटोजोलॉजी कई बार पूछा जाता है किससे कहते हैं, तो वो है हमारा एंटोन वैन ल्यूवेनहुक। तो अब इन्होंने जो देखा था वो कैसे देखा था? सिंपल टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप। इनने क्या किया था? खुद का ही एक माइक्रोस्कोप बनाया था। बनाते हैं ना, जैसे कॉन्वेक्स लेंस लगाया, कॉनकेव लगाया, ऐसे जो बड़े करते हैं, एनलार्ज करते हैं लेंस, उनको लगाते हैं। तो इनने क्या किया? खुद का ही एक माइक्रोस्कोप बनाया, उससे इन चीजों को फर्स्ट टाइम पूरे वर्ल्ड में ऑब्जर्व किया। तो अब हम देखते हैं नेम ऑफ द साइंटिस्ट के, कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या चीजें डिस्कवर करी। तो इसमें सबसे पहले आते हैं रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर किया था? ही ऑब्जर्व्ड कॉर्क सेल्स। कॉर्क सेल मतलब कॉर्क है ये, कॉर्क मतलब कॉर्क है ये, कॉक नहीं है। कॉक मतलब तो मुर्गा। कॉर्क सेल, कॉर्क का मतलब यहाँ पे होगा कि जैसे पेड़ों की छाल, जो पेड़ों की छाल होती है, ऊपर ही ऊपर पेड़ों पे क्या होता है? डेड सेल्स होते हैं, कहीं पे लेंटिसल्स होते हैं, जैसे स्टोमेटा होते हैं, वहां से ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो वो जो ऊपर के डेड सेल्स थे, कॉर्क के सेल्स थे, इन्होंने उनको ऑब्जर्व किया था और इनका ईयर क्या था? 1665। तो ये कई बार पूछा जाता है कि हु ऑब्जर्व फर्स्ट टाइम डेड सेल्स ऑफ कॉक सेल्स। तो इनका नाम हमें देना है रॉबर्ट हुक। अब अगले साइंटिस्ट आते हैं लुइस पास्चर। लुइस पास्चर ने क्या किया था? इन्होंने फर्मेंटेशन को, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, फर्मेंटेशन वो प्रोसेस है जिसमें शुगर एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है एंड एरोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा, मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में, वो होता है फर्मेंटेशन। तो उन्होंने प्रूव कर दिया था कि वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस है वो, और इन्होंने 1857 में इसे प्रूव किया। अब अगला आता है रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच का क्या है? ये 1872 में इन्होंने डिस्कवरी की थी
और इन्होंने डिस्कवर्ड बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रेसिस। ये एक एंथ्रेक्स डिजीज है, उसका एक पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। इसका मतलब एंथ्रेक्स डिजीज है वो इसके द्वारा वो हुआ फैला करती थी। यही एंथ्रेक्स डिजीज का पॉजिटिव था, बैसिलस एंथ्रेसिस। तो ये बैक्टीरिया है, तो इसे रॉबर्ट कॉच ने डिस्कवर किया था कि जो बैसिलस मतलब एंथ्रेक्स डिसीज है वो बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया के कारण हो रही है। इन्होंने ये डिस्कवरी करी थी 1872 में। अब अगला है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवरी करी थी 1929 में। इन्होंने क्या डिस्कवरी की थी कि ही प्रूव्ड दैट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ फंगस नेम्ड पेनिसिलिन नोटेटम। जो कि आप एंटीबायोटिक लेते हो, जब भी आपको कुछ होता है एंटीबायोटिक लेते हो, वो एक फंगस से बनती है, जिस फंगस का नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। उस पेनिसिलियम नोटेटम फंगस से बनने वाले एंटीबायोटिक को हम पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के नाम से भी जानते हैं। तो इन्हें प्रूव किया था कि जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है वो किससे मिलती है, हमें पेनिसिलियम नोटेटम से, और इनका ईयर था 1929। अब अगला है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? एडवर्ड जेनर बहुत काम के साइंटिस्ट थे। अगर जब ये डिस्कवरी ना करते तो पॉसिबल है कि आज हमारे वैक्सीन ही ना होती। इन्होंने वैक्सीन को ही डिस्कवर कर डाला। जो वैक्सीन आई है वो सिर्फ इनकी सहयोग से आ पाई है। इनने सबसे पहले एक जेम्स नाम के लड़के पे स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन बनाया था, तो और वो डिस्कवरी इन्हें करी थी 1798 में। अब पढ़ते हैं कॉमन फीचर ऑफ माइक्रोब। कि माइक्रोब के कुछ ना कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं। हर जैसे एल्गी हो गया, फंगस हो गया, हर के एक कुछ ना कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं माइक्रोब के। मोस्ट ऑफ देम कैन रिप्रोड्यूस इंडिपेंडेंट, मतलब उनके अंदर ये क्षमता होती है कि मतलब वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते। जैसे ही वो होस्ट में गए और अपने आप को डिवाइड किया, बट अदर कैन ग्रो ओनली आफ्टर अटैचिंग दैट सेल टू स्पेसिफिक बॉडी दैट अटैक्ट। कुछ में ऐसी, मोस्ट ऑफ देम में ऐसी होती है कि उनको जरूरत नहीं होती होस्ट की, लेकिन ज्यादातर बहुत से ऐसे भी होते हैं जो होस्ट के बिना, मतलब एक तरह से नॉन लिविंग थिंग है, कुछ भी नहीं है। जैसे कि वायरस जब तक आपकी बॉडी में एंटर नहीं किया हुआ है वो कुछ भी नहीं करेगा, और जैसे ही वो आपकी बॉडी में एंटर किया वो डिवाइड होना शुरू कर देगा और आपकी बॉडी को पूरी तरह खत्म कर देगा। अब दे आर वेरी टफ। ये क्या होते हैं? बहुत टफ होते हैं। मतलब ऐसा नहीं, बहुत से, मतलब टफ कहने का मतलब है इनकी जो आगे की कवरिंग होती है वो मतलब बहुत टफ होती है, इनको आसानी से मार गिराया नहीं जा सकता। एंड कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ मॉइस्चर एंड हीट। और ये एक्सट्रीम कंडीशंस, जैसे कि मतलब बहुत ज़्यादा बारिश है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, ये उसमें भी रह लेते हैं। एक्सट्रीम कंडीशन को ये सह लेते हैं बहुत, भले कितना ही कैसा भी वेदर हो। दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग अ हार्ड शेल अराउंड देमसेल्फ। इनको क्या होता है? टिल फेवरेबल कंडीशन और रीअपेयर। जैसे कि मतलब अभी जैसे मान लो बारिश का सीजन है और किसी सर्दी का सीजन है और कोई वायरस सर्दी में नहीं रह पा रहा है, तो वो क्या करता है? अपने बाहर एक बहुत टफ एक कवरिंग बना लेता है। जैसे कि कोई इंसेक्ट भी होते हैं, जैसे कि टॉर्टॉइस होता है, उसको भी अपन छेड़ते हैं अगर टॉर्टॉइस को, तो वो क्या करता है? अपना जो शेल होता है उसके नीचे पूरा छिप जाता है, उस शेल में अपने आप को कवर कर लेता है। तो ऐसे ही क्या होता है, ये करते हैं। जब तक इनको अपनी अच्छी सुहावना मौसम नहीं मिलता, अपना जैसे सर्दियों में कोई नहीं रह पा रहे होंगे, तो वो क्या कर रहे होंगे? एक शेल बनाए बैठे होंगे। अब सम माइक्रोब लाइक बैक्टीरिया आर आल्सो हेल्पफुल टू अस आल्सो। लेकिन कुछ माइक्रोब हमारे फ्रेंड भी हैं। चैप्टर नाम है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। तो अभी तो हमारे दुश्मन भी होते हैं, हमें बीमार कर देते हैं, जैसे कोरोना हमारा दुश्मन है। लेकिन कुछ माइक्रोब हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं। जैसे कि अभी बताया था एडवर्ड जेनर ने डिस्कवरी करी थी, और मतलब ये जो डिस्कवरी करी गई है ना इनके द्वारा, पेनिसिलिन वाली, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसमें क्या है, इनने अगर आज ये जो फंगस है पेनिसिलियम नोटेटम ये ना होती तो हो सकता है एंटीबायोटिक ना बन पाती।
तो इसलिए ये हमारा फ्रेंड है। क्यों? ये हमसे हमारे लड़ने में काम कर रहा है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा रहा है। बट मोस्ट ऑफ देम कॉज डिजीज लाइक कोल्ड, फीवर, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा एंड स्किन ट्रबल। लेकिन ज्यादातर जो है वो सारे क्या करते हैं, हमें बहुत डिजीजेस कॉज करते हैं। अब अगला पॉइंट है द माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेरी इन साइज। मतलब जैसे कोई एक इतना बड़ा है, कोई एक इतना बड़ा है, और कोई इतना बड़ा है, कोई इतना पिद्दी सा है। तो मतलब ये वेरी इन साइज है, मतलब इनकी साइज अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि ये एक साइज के होंगे। इनकी साइज जो स्मॉलर वन होते हैं, सबसे स्मॉल, वो है 1 माइक्रोन 10⁻⁻⁶ मीटर। अब आप ही सोचो कितने छोटे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नाम ही इनका माइक्रो है। माइक्रो का मतलब जो कि नेक्ड आइज से नहीं दिख सकते। इसका मतलब जो कि हमें कैसे भी नंगी आंखों से नहीं दिख सकते। इन्हें देखने के लिए हमें किसकी जरूरत है? माइक्रोस्कोप की जरूरत है। तो आप ही सोचो 10⁻⁻⁶ मीटर कितना छोटा होता है। और कई बड़े माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, जैसे कि जिनका लेंथ कितना होता है? 0.1 to 0.5 माइक्रोन्स। इनका लेंथ इतना भी चला जाता है। मतलब ये भी 0.1 0.5 हो सकता है, कुछ कुछ हमें दिख जाए। जैसे कि अब एल्गी हमें पानी के ऊपर दिख जाती है तो वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फंगस है, कई बार हमें दिखती है, जिसकी किसी में वुड में लग रही है तो हमें दिख जाती है। अब देयर आर सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म which like multicellular algae and multicellular fungi like mushroom which are visible to naked eye। देखो यहाँ पे दे दिया ना, जो मल्टी सेल्यूलर है। जैसे कोई एक बॉडी है, वो एक तो 1 सेल से ही बन रही है, मतलब ये दूसरी बना दी, गलत है। एक ही सेल है उसमें। यही हमारा क्या है, ये जो ये वाली सेल है, ये क्या है? न्यूक्लियस है। ये सारा काम करेगी, सब कुछ, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, A to Z काम कौन सी? ये एक अकेली सेल करेगी। उसको तो हम बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और एक जैसे हमारी बॉडी है, उसमें क्या है? कई सारी मिलियंस ऑफ सेल है। वो क्या है? हर एक का अपना अपना है। जैसे ये वाली रेस्पिरेशन करेगी, ये वाली डाइजेशन करेगी, ये वाली कुछ और फलाना धमाका करेगी। हर एक का अपना अपना है। तब ऑब्वियस है जो छोटा सा जो यूनिसेलुलर होगा वो कहाँ तक कुछ ज्यादा कर नहीं पाएगा, वो ज्यादा डेवलप नहीं होगा। तो उसकी बॉडी कैसी होगी? छोटी होगी बहुत। तो और जो मल्टी सेल्यूलर होगा उसमें तो हर एक का अपना अपना काम है, तो वो क्या है? ज्यादा अच्छे से डेवलप्ड होंगे। जैसे कि हमें बहुत डेवलप्ड है यूनिसेल्युलर से ज्यादा, तो हम क्या होंगे? बहुत बड़े साइज के होंगे। अब अगला पॉइंट आता है कि द माइक्रोब्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली और सेक्सुअली। ये दोनों तरीकों से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट है हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हैबिटेट उस स्थान को कहते हैं जहाँ पे ये सब रहते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं, जैसे हम कहीं रह रहे हैं, पक्का हम कहीं ना कहीं रह रहे हैं, हमारा कोई एड्रेस है। तो हम जैसे मान लो जयपुर में रह रहे हैं, तो जयपुर में जो एड्रेस है वो हमारा हैबिटेट है। जैसे हमारा कोटा में रह रहे हैं तो वो हमारा हैबिटेट हो गया। तो इनका भी कोई ना कोई हैबिटेट होता है। देखो यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म इज फाउंड कॉल्ड हैबिटेट। जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म रहता है उसे हैबिटेट कहते हैं। हैबिटेट इज द एड्रेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे हमारा कोई एड्रेस है तो वो हमारा हैबिटेट है। प्लांट एंड एनिमल हैव वेरियस हैबिटेट। प्लांट और एनिमल के भी अलग अलग हैबिटेट होते हैं। अब है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड एवरीवेयर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हर जगह मिलते हैं। आई का मतलब, आई आपने कई जगह देखा होगा। इसका मतलब, का मतलब होता है दैट इज। कहीं भी आई लिखा दिख जाए या फिर आपको दैट इज लिखना हो कोई क्वेश्चन के आंसर में, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं आई। अब कहाँ थे? यहाँ इन एयर, सॉइल, वाटर, हॉट स्प्रिंग्स, ये सब जगह मिलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एयर में भी आपको मिल जाएंगे। कोई कोई एयर में नहीं रह पाता, कोई कोई एयर में भी रह लेता है। ऑयल में, वाटर में, हॉट स्प्रिंग्स, स्नो फूड, हर जगह ये क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिल जाएंगे। वेस्टेज में यहाँ तो सबसे ज्यादा मिलेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर एबल टू बियर द एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर लाइक अदर
कंडीशंस। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, टेम्परेचर, एक्सट्रीम टेम्परेचर, जैसे सर्दी, वो गर्मियों में कई बार टेम्परेचर चला जाता है 50 डिग्री सेल्सियस, तो कई बार सर्दियों में जम्मू कश्मीर कहीं पे टेम्परेचर चलाता है 0 में, और कहीं पे तो माइनस में चला जाता है, जैसे -10 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या होता है, ऐसा नहीं है वहां पे मर जाएंगे, ये किया है ज्यादातर एक्सट्रीम कंडीशंस में अपने ऊपर वो सेल बनाते हैं और वहां पे रह लेते हैं। मतलब ये एक्सट्रीम कंडीशन को भी बियर कर पाते हैं, ये वहां पे भी रह लेते हैं, इसका मतलब ये है। अब जैसे कि और सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, जैसे कोरोना है वो हम पर ही डिपेंड कर रहा है। अगर वो कहीं अपने आप नहीं बढ़ेगा, हमारे अंदर जैसे ही वो जाएगा किसी चीज के थ्रू, तो वो क्या करेगा, हमारे अंदर क्या होगा, रेप्लिकेट करेगा। इसका मतलब पहले एक था, ये किसी इंसान है, इसके अंदर गया तो एक के 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, और फिर जब एक कोई वायरस बहुत सारी अपनी डिक्टो बना लेता है, तब जो ओल्ड होता है जिससे बनी होती है वो बढ़ जाता है। और अब इतने सारे हो गए, अब इतने सारे मिलके क्या करेंगे, हमें पूरा खा जाएंगे ना। तो बस हम इसलिए बीमार हो रहे हैं, हमारे अंदर कोरोना वायरस के कई सारे वायरस, मतलब कई सारी कॉपीज बन चुकी है। एक वायरस कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, वो तो है ही इतना छोटा सा, लेकिन जब वो कर बहुत सारी अपनी कॉपीज बना लेता है तो क्या होता है, बहुत सारे हमारे डिजीज हो जाती है। जैसे कि प्लाज्मोडियम, ये क्या करता है, एक मच्छर, सीसी फ्लाई नाम की एक फ्लाई होती है, उसके मुंह में बैठ के आता है, जैसे वो हमें काटती है तो प्लाज्मोडियम क्या होता है, हमारा जो ब्लड होता है बहरा होता है ब्लड, उसमें क्या होता है, प्लाज्मोडियम चला जाता है। अब जैसे प्लाज्मोडियम जाता है तो ये क्या करता है, हमारे ब्लड से न्यूट्रिशन लेता है, सब कुछ करता है, और हमें क्या कर देता है, मलेरिया लेता है। मतलब जिस थाली में खा रहा है उसी थाली में छेद कर रहा है, ऐसा केस है इन लोगों का। अब some microorganism remain associated with other organism and both of them are mutually benefit। इसका मतलब जैसे कि वो सिम्बायोट्स, मतलब जैसे कि कोई में इतनी प्रॉपर्टी है कि वो सिर्फ फूड बना पा रहा है कोई, अब लेकिन जीने को तो फूड और वाटर चाहिए, और कोई दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ वाटर ही बना पा रहा है, उसको फूड चाहिए। तो ये क्या करते हैं, आपस में सिम्बायोटिक एसोसिएशन कर लेते हैं, इनको सिम्बायोट्स कहते हैं। मतलब ये दोनों जुड़ जाते हैं, यो बोलते हैं, ये वाला बोलेगा ये ए नाम का है कोई, ये बी नाम का है, तो ये बोलेगा कि अपन दोनों मिल जाते हैं, मैं तुझे फूड दे दूंगा, तू बिना फूड के मर रहा है। ये वाला बोलेगा हाँ हाँ ठीक है, मैं भी जुड़ रहा हूँ तेरे साथ, मैं तुझे पानी दे दूंगा जिससे तू भी बच जाएगा। तो है ना दोनों का फायदा। तो जब ये दोनों जैसे मिल जाते हैं तो इनको दोनों को म्यूचुअली बेनिफिट होता है। तो उसमें उन केस में दोनों को क्या कहा जाता है, सिम्बायंट्स। जैसे कि एक सिम्बायंट्स का नेम मुझे याद है, लाइकेन। ये क्या होता है, फंगी और एल्गी, इन दोनों का मिक्सचर है। मतलब फंगी और एल्गी, जैसे इनमें से कोई फूड बना रहा है, इनमें से कोई वाटर है, तो ये दोनों मिल जाते हैं और क्या बनाते हैं, एक अकेला लाइकेन बना लेते हैं और बोलते हैं आ जाओ अब तो हम पार्टी करेंगे, अब तो हम मिल गए। अब सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन डेड एंड डीके मैटर, जो मतलब जैसे मरे हुए जानवर पड़े हैं उन पे कुछ माइक्रो, मक्खी वक्खी बैठी है, कौवे, वो उनको क्या कहा जाता है, सेप्रोफाइट। जैसे आपने देखा होगा कोई भी जानवर मर गया तो उस पर बहुत सारे कौवे आ जाते हैं, तो कौवे ये सब क्या होते हैं, सेप्रोफाइट्स होते हैं, जो मतलब डेड एंड डीके मैटर पे फीड करते हैं। अ मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस, पहले इनमें कौन आता है, वायरस। जो वायरस है जिसे आज के जमाने में आप देख ही रहे हैं, ये भी मेजर ग्रुप में आता है। इसका मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारी पॉपुलेशन किसकी भरी पड़ी है, वायरसों की भरी पड़ी है। अब वायरस भी अलग अलग तरह के होते हैं। एक तो एनिमल वायरस स्ट्रक्चर, ये क्या करता है, ये हमको इफेक्ट करता है कहीं, जैसे मान लो हमको नहीं कर रहा तो रैबिट का कोई वायरस है तो रैबिट को कर रहा है। और एक आता है बैक्टीरियोफेज। अब ये बैक्टीरियोफेज, इसका नाम ऐसा है कि आप सोचते हो ये बैक्टीरिया नहीं है। ये क्या करता है, ये वाला जो वायरस है ये बैक्टीरिया पे इफेक्ट करता है। तो मैं तो कहता हूँ ये वायरस ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। ये क्या करता है, बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। तो बैक्टीरिया नहीं होंगे तो हमको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाता, तो हमारे लिए तो फायदेमंद है ये बैक्टीरियोफेज वायरस। तो इसलिए क्या है, जो गंगा रिवर है
उसका जो वाटर है उसमें ये बैक्टीरियोफेज नाम का वायरस बहुत ज्यादा है, इसलिए जब भी कोई बैक्टीरिया वहां होता है तो ये क्या करता है, उसे खत्म कर देता है। तो इसलिए बोलते हैं ना गंगा के पानी में कीड़े नहीं लगते, वो सिर्फ इसी का है, क्योंकि उसमें बैक्टीरियोफेज वायरस बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, जिसके कारण वो बैक्टीरिया को वहां पे बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होने देता। अब ये है, ए वायरस इज अ स्मॉल पार्टिकल कंपोज्ड ऑफ टू टाइप ऑफ सब्सटेंस, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। जो वायरस है एक तो वो प्रोटीन से बन रहा है और एक न्यूक्लिक एसिड, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो वो वायरस को फॉर्म करते हैं, एक वायरस बन जाता है। वायरस प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का बना है। अब हिस्ट्री ऑफ वायरस। क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ वायरस गोज टू एन रशियन बॉटनिस्ट इनैनोविस्की। मतलब इनैनोविस्की है, ये इन्होंने वायरस की डिस्कवरी करी थी। अगर हो सकता है ये ना करते डिस्कवरी और अभी तक ना हुई होती तो पॉसिबल है कि आज तक सब दुनिया मर रही होती और पता ही नहीं होता कि किस कारण मर रही है। लेकिन जहां तक है अगर ये नहीं करते तो अभी तक तो हो जाती। हु क्रेडिट एक मिनट, हाँ, हु फाउंड द कॉज ऑफ मोजैक डिजीज ऑफ टोबैको। ये जो मोजैक डिजीज ऑफ टोबैको है ये भी किससे हो रही थी, एक वायरस से हो रही थी, जो कि इन्होंने फाउंड किया। तो इनसे हमें बहुत लाभ है, ये अच्छा है, इन्होंने बहुत अच्छी डिस्कवरी करी है। अब बैक्टीरियोफेज जो वायरस, देखो यहाँ पे गिवन है, बैक्टीरियोफेज वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया, जो कि बैक्टीरिया को मारते हैं। बैक्टीरियोफेज वायरस वो किसने डिस्कवर किए थे वो वायरस, स्टुअर्ट एंड डी हैरिले। इन दो लोगों ने बैक्टीरियोफेज वायरस को डिस्कवर किया था, किसने, स्टुअर्ट और डी हैरिले ने। वायरस आर स्मॉलर देन एनी नोन सेल। आज तक जितनी भी सेल्स हमने पढ़ी है, जितनी भी सेल्स, उनमें सबसे छोटी सेल वायरस है। दे आर सो स्मॉल, वो इतने स्मॉल है, दे कैन नॉट बी सीन बाय अ लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप, अब देखो माइक्रोस्कोप है, इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं, एक लाइट माइक्रोस्कोप, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मतलब ये क्या होता है, ऐसे डिवाइड होते हैं। जैसे लाइट माइक्रोस्कोप है, ये ज्यादा उस पर फोकस नहीं कर पाएगा, मतलब ज्यादा उसको जूम नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये बहुत ज्यादा उसको जूम कर देगा। तो ऐसे से ये माइक्रोस्कोप होते हैं। तो वायरस इतना स्मॉल होता है कि ये इससे भी नहीं दिख पाता, किससे, लाइट माइक्रोस्कोप से। इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कितनी तक जूम कर देता है, इतनी टाइम। हमारे फोन में तो 4x भी हमें बड़ा लगता है, 10x कैमरा आता है, वो बड़ा लगता है। ये तो 2 लाख टाइम हमें क्या कर देता है, बड़ा कर देता है किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो उससे हम वायरसों को देख सकते हैं, ये इतने बड़े होते हैं। वायरस डू नॉट हैव अ सेल्यूलर स्ट्रक्चर लाइक अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वायरस की मतलब सेल वॉल नहीं होती, जैसे कि ये वायरस है, हर ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल होती है, लेकिन वायरस की सेल वॉल ही नहीं होती। और जो हमारी एंटीबायोटिक है जो हमारी, वो क्या करती है, हर ऑर्गेनिज्म के जो भी हमारे अंदर है उसकी सेल वॉल पर इफेक्ट करती है। तो अब जब वायरस की सेल वॉल ही नहीं है तो बैक्टीरिया क्या है, उस पर इफेक्ट करेगी नहीं। मतलब बैक्टीरिया क्या बोल रहा, एंटीबायोटिक उस पर इफेक्ट करेगी, बिल्कुल नहीं। एंटीबायोटिक उस पर बिल्कुल इफेक्ट नहीं करेगी। इसलिए अगर आपको लगता है आपको कोरोना है और आप मतलब एंटीबायोटिक ले रहे हो और अगर आप उससे सही हो रहे हो तो आपको नॉर्मल हो, आप कुछ भी नहीं है। और जैसे कि आपको फीवर है और आप एंटीबायोटिक ले रहे हो, आप सही नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि जो भी एंटीबायोटिक है वो सेल वॉल पर इफेक्ट करती है और वायरस की तो सेल वॉल ही नहीं होती। अब however when the virus enter a living organism, say a human, it is able to reproduce. It uses the energy for the most cell for this purpose. मतलब अब जैसे मैंने बताया था ना, वायरस क्या होता है, ये जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। जैसे हमारे अंदर आएंगे, हमारी एनर्जी लेंगे और खुद को डबल करेंगे और हमको ही बीमार कर देंगे। तो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ थाउजेंड ऑफ वायरस द होस्ट सेल डाइज। जैसे एक वायरस था, ये एक किसी ह्यूमन के अंदर आ गया,
आ गया। अब क्या होगा, ये अपनी बहुत सारी कॉपी बना लेगा, 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे हजारों कॉपी बना ली। और फिर क्या होता है, जो पहले आया था वो बढ़ जाता है, फिर इतने सारे बचते हैं, वो एक इंसान को पूरी तरह बीमार कर जाते हैं। फिर अगला है वायरस। हाँ, एज अ लार्ज नंबर ऑफ होस्ट सेल डाई द पर्सन फॉल इल। तो अब क्या होता है, जो आदमी होता है वो बीमार पड़ जाता है। वायरस इन्फेक्ट बैक्टीरिया, प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन। जो वायरस है वो प्लांट्स को भी इन्फेक्ट करता है, ऐसा नहीं है एनिमल को भी, ह्यूमन को भी, इन सब चीजों को पे वायरस इफेक्ट करता है। वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। यहाँ पे ये आ गया है कि जो वायरस बैक्टीरिया को ही इन्फेक्ट करते हैं, जैसे कि गंगा में कर रहे हैं, वो क्या होते हैं, उनको बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं। दे cause some of very serious disease of many important crop, plants, animal and human. Thus their study is very important for us. Study of virus is called virology. जो वायरस है ये कई सारी सीरियस डिजीजेस कर देते हैं, जैसे कोरोना वायरस कईयों की जान ले रहा है, तो इसकी स्टडी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों? अब हर एक को जान पे आ रही है तो वो क्यों है, डॉक्टर इसके पीछे पड़े थे। डिस्कवरी किसने करी इसकी? इम्यूनोविस्की ने करी। तो ये है, इसलिए हमें इसकी स्टडी करना जरूरी है, हमें इसे पढ़ना चाहिए क्योंकि ये जानलेवा भी है। तो स्टडी ऑफ वायरस, जो हम अभी वायरस की जैसे स्टडी कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? वायरोलॉजी। स्टडी ऑफ वायरस को हम बोलते हैं वायरोलॉजी। वायरस के थोड़े बहुत कैरेक्टर देख लेते हैं। वायरस शोज बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कैरेक्टर। मतलब जैसे कोई होस्ट है, उसके वायरस अंदर है तो वो क्या है? वायरस लिविंग है। और जैसे होस्ट के बाहर है तो वो वायरस क्या है? नॉन लिविंग वायरस है। मतलब नॉन लिविंग, वो मतलब बिल्कुल ऐसा लगेगा कि नॉन लिविंग है। जैसे नॉन लिविंग कैरेक्टर अगर होस्ट के बाहर है तो ये सब दिखाएगा। इनमें क्या क्या है? सेल वॉल, ऑर्गेनल, साइटोप्लाज्म, ईटीसी और एब्सेंट। अब किसी के सेल वॉल ही नहीं है, ऑर्गेनल ही नहीं है, साइटोप्लाज्म नहीं है, तो कोई क्या जिएगा? ऐसा ही सोच के ये सब इसके क्या नॉन लिविंग कैरेक्टर है। अगर ये अंदर भी आ जाता है तो इसके सेल वॉल वगैरह ही नहीं है, फिर भी ये जीता है, तो हाँ, इसका ये नॉन लिविंग कैरेक्टर है। इससे ऐसा लगता है कि वायरस नॉन लिविंग है। अब अगला है, दे कैन नॉट ग्रो मेटाबोलाइज फूड। मतलब ये पचा नहीं सकते फूड, कुछ भी रेस्पिरेशन वगैरह नहीं कर सकते, बढ़ नहीं सकते। व्हेन प्रेजेंट फ्रीली इन एनवायरनमेंट, जब ये मतलब किसी भी एनिमल की बॉडी के बाहर हो, किसी भी होस्ट की बॉडी के बाहर हो। दे कैन नॉट मल्टीप्लाई ऑन देयर ओन व्हेन प्रेजेंट आउटसाइड द होस्ट। ये खुद को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते अपने आप, मतलब ज्यादा बढ़ नहीं सकते जब तक ये एनवायरनमेंट में बाहर हो। दे कैन नॉट मल्टीप्लाई ऑन देयर ओन व्हेन प्रेजेंट आउटसाइड द होस्ट। दे डू नॉट रेस्पायर। अभी ये रेस्पायर कब? जब होस्ट के अंदर होगा? जी नहीं, जब होस्ट के बाहर होगा ये बिल्कुल भी रेस्पायर नहीं, कुछ नहीं, ये कुछ नहीं कर पाएगा। अब दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड एंड स्टोर फॉर अ लॉन्ग वेरी पीरियड टाइम लाइक नॉन लिविंग। इसको हम स्टोर भी करके रख सकते हैं वायरस को। अब जैसे कि नॉन लिविंग हो, अब आप ही सोचो कोई लिविंग थिंग को हम स्टोर करेंगे तो वो मर नहीं जाएगी, लेकिन वायरस उसके अंदर भी जिंदा रह लेता है। आप कितना ही दिन इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। दे रिक्वायर अ लिविंग होस्ट सेल टू परफॉर्म नियरली इवन बायोलॉजिकल नेसेसरी फॉर देयर सर्वाइवल। हर चीज इनके जीने के लिए ये इनको होस्ट की जरूरत होती है। अब लिविंग कैरेक्टर देखते हैं वायरस की। लाइक सेल दे कैन म्यूटेट और चेंज कैरेक्टरिस्टिक। मतलब ये म्यूटेट कर सकते हैं। अभी साइंटिस्ट कोरोना की वैक्सीन क्यों नहीं बना पा रहे? जैसे ये एक वायरस की शेप है, इसके लिए वो वैक्सीन बन गई, लेकिन ये जो वायरस है ये क्या म्यूटेट करते हैं, मतलब अपनी शेप स्ट्रक्चर को चेंज। अब वायरस ऐसा हो गया, इस वाले वायरस पे ये वाली वैक्सीन, अब तो ये क्या है, चेंज करते रह रहे हैं ये शेप, ये हर बार चेंज कर रहे हैं शेप। तो वायरस पिछले वाले की बनाते हैं तो वो मरता ही नहीं है, वो अगला में चला जाता है, अगली स्ट्रक्चर में। तो वायरस क्या करते हैं? म्यूटेट। ये लिविंग कैरेक्टर है कि वो म्यूटेट, जैसे बहुत से ऑर्गेनिज्म म्यूटेट करते हैं, ये भी म्यूटेट कर सकते हैं। दे कंटेन ईदर डीएनए और आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। इनमें डीएनए और आरएनए, डीएनए होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और आरएनए होता है राइबो ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ये जेनेटिक मटेरियल के रूप में इनमें प्रेजेंट होते हैं। तो मतलब ऐसा लगता है कि भाई ये डीएनए आरएनए है तो ये तो जेनेटिक मतलब लिविंग कैरेक्टर है इसके। दे रेस्पॉन्ड टू हीट, केमिकल एंड रेडिएशन। अब जो नॉन लिविंग है उस पर आप एनर्जी दोगे तो वो कोई मरेगी थोड़ी, उसकी स्ट्रक्चर बिगड़ेगी लेकिन वो मरेगी नहीं।
अब लेकिन ये क्या होता है, ये तो हीट से दूर भागते हैं, खुद को शेल से कवर करते हैं, तो ऐसा तो कौन करेगा, अपन भी करेंगे ना। जब अपन जैसे गर्मी के दिन होते हैं, बाहर कहीं जाते हैं, तो ऐसे मतलब कई छाता लेके जाते हैं, तो क्यों जाते हैं, जिससे हमें गर्मी ना लगे। तो ये भी ऐसे हीट, केमिकल, रेडिएशन, इनसे क्या करते हैं, इफेक्टिव रहते हैं, मतलब करते हैं। दे आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम डिजीज होस्ट टू हेल्दी वन। अब इसलिए बोलते हैं ना, जो कोरोना जिस पेशेंट को है वो स्वस्थ वालों से नहीं में, क्योंकि ये क्या होते हैं, जैसे एक पर्सन को है और ये हेल्दी वाला है, हेल्दी वाले को इससे बना लेते हैं। तो ये अगर ये पेशेंट है वायरस का, तो ये अगर इसके कांटेक्ट में जाएगा तो इसे भी हो जाएगा, तो ये तो होएगा ही होएगा। वायरस क्या करते हैं, एक दूसरे से ट्रांसमिट हो जाते हैं। अब कौन सा है ये, हाँ, they reproduce inside the host cell and produce copies of themselves, कई बार बता दिया। They show irritability, a character of only living organism. Scientists regard virus as a link between living and non-living। मतलब देखो, एक लाइन होती है हमारे, जैसे ऐसे लाइन होती है एक, जैसे मैथ्स में नंबर लाइन होती है, बायोलॉजी में एक बड़े साइंटिस्ट लेवल पे एक लाइन होती है, जो कि मतलब यहाँ पे लिविंग, यहाँ पे नॉन लिविंग चीजों को लिखा जाता है, और यहाँ पे न्यूट्रल, जैसे मतलब। तो अब क्या है, ये वायरस को बिल्कुल ऐसे न्यूट्रल पे रखा गया है। यहाँ पे न्यूट्रल पे क्यों रखा गया है, देखो इसमें लिविंग कैरेक्टर्स भी है। वायरस एक अकेला ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको यहाँ पे बीच में रखा गया है पूरी लाइन के, क्योंकि कोई ना कोई ऑब्जेक्ट या तो लिविंग ही होगा हमारी तरह, या फिर कुछ कोई ना कोई, जैसे अलमीरा, चेयर, नॉन लिविंग ही होगा। लेकिन वायरस ऐसे हैं जो कि नॉन लिविंग भी है और लिविंग भी है। तो जो ये लाइन है, इसमें साइंटिस्ट ने वायरस को बिल्कुल बीच में रखा हुआ है। अब जैसे कि ये वायरल डिजीज बताई गई है, कॉमन कोल्ड, मतलब वायरस हाईली स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि मतलब जैसे ये कोरोना है, वो हमारे लंग्स को इफेक्ट कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कोरोना की वजह से हमारे पैर में दर्द हो जाएगा, मतलब वायरस इफेक्टिव है। और जैसे अब ये कोरोना हमारे क्या है, ऐसे बोलते हैं अभी तो एनिमल्स वगैरह हाथ मत लगाओ, कोरोना है कोरोना। ये क्या होता है, हाईली स्पेसिफिक। जैसे ये ह्यूमन का ही वायरस है, ये अगर ह्यूमन में जाएगा तो ह्यूमन को इफेक्ट कर देगा, और यदि ये किसी एनिमल में जाता है तो उस एनिमल के खाक भी असर नहीं पड़ना, उससे अगर हम कुछ करेंगे तो कुछ में ही नहीं होगा, क्योंकि एनिमल इसको बाहर फेंक देंगे। वो जैसे यहाँ पे लिखा है ना, फॉर एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड, ये एक वायरस के कारण हो रहा है, एंड कफ विच इज एन एलिमेंट ऑफ ह्यूमन, जो कि ह्यूमन को उस वायरस से हो जाते हैं, इज नॉट कॉट बाय रैबिट, रैबिट को नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि वायरस हाईली स्पेसिफिक है, ये किसी एक को टारगेट बना के रखता है, और हमारी जाने क्या दुश्मनी हो गई उससे। अब बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया सिंगल सेल है, वायरस भी सिंगल सेल है। वायरस की एक ये याद रखना कि सेल वॉल नहीं होती, इसलिए हमारी एंटीबायोटिक वायरस उस पर असर नहीं करती। बैक्टीरिया है वो भी यूनिसेलुलर है, इसका अलग, उसमें एक ही सेल होगी जो कि सारा कुछ फंक्शन करेगी। दे हैव सेल वॉल, दस आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटेड मोर विद प्लांट देन एनिमल। ये क्या होता है, सेल वॉल होती है। अब सेल वॉल किसकी होती है, प्लांट्स की होती है। सेल वॉल याद रखना, सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स की होती है, एनिमल्स की किसी की भी सेल वॉल नहीं होती। तो अब ये बैक्टीरिया को क्या एक तरह का प्लांट समझा जाता है, क्योंकि इसकी सेल वॉल है। तो अब क्या होगा, इस प्लांट्स की होती है सेल वॉल, एनिमल की, हमारे अंदर सेल वॉल नहीं है। हाँ मैं वो गलत बोल गया था, वो वायरस में सेल वॉल तो होगी नहीं, उसमें क्या सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। हमारे हर एनिमल में सेल मेम्ब्रेन होती है, और जो एंटीबायोटिक है वो सेल मेम्ब्रेन पे इफेक्ट करती है, तो वायरस में सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। और बैक्टीरिया है, ये इसमें तो क्या है, सेल वॉल सिर्फ होती है। प्लांट्स में तो क्या होगा, बैक्टीरिया को ऐसा समझा जाता है कि ये प्लांट्स से रिलेटेड है। अब यहाँ से साइज, बैक्टीरिया वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच आर विजिबल अंडर लाइट स्कोप। ये जो लाइट स्कोप होते हैं, लाइट स्कोप, वो लाइट माइक्रोस्कोप, इनसे बैक्टीरिया को हम देख पाते हैं। लेकिन जो वायरस होता है वो तो बैक्टीरिया से भी छोटा होता है, वो लाइट माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन
स्कोप से दिखता है। तो देखो पहले सबसे छोटा वायरस, उससे बड़ा आ गया बैक्टीरिया। ये हमें नेक्ड आई से तो नहीं दिखेंगे, बट लेकिन ये हमें लाइट माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं। अब अगला है शेप। बैक्टीरिया अकर इन वेरियस शेप। ये कई सारे शेप के होते हैं, जैसे कि स्फेरिकल, रॉड, स्पाइरल, कॉमा। जैसे कि स्फेरिकल मतलब ऐसे जो बैक्टीरिया होता है वो गोल शेप में भी हो सकता है। रॉड लाइक कोई रॉड लाइक शेप में भी हो सकता है। स्पाइरल जैसे स्पाइरल होते हैं ना, ऐसे ऐसे बैक्टीरिया ऐसी शेप में भी हो सकता है। और कॉमा, बैक्टीरिया कॉमा की शेप में भी हो सकता है। ये 4 शेप है। जैसे कि जो स्फेरिकल होते हैं, जो बैक्टीरिया स्फेरिकल शेप के होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कॉकस। कि बैक्टीरिया कॉकस शेप का है। कॉकस क्यों? एक तरह के स्फेरिकल शेप सर्कल से रिलेटेड है, तो हम बोलते हैं कि बैक्टीरिया कॉकस शेप का है। और फिर बैक्टीरिया है अगर रॉड लाइक का, तो हम उसे बैसिलस बोलते हैं कि ये बैसिलस बैक्टीरिया है। अगर बैक्टीरिया कॉमा शेप्ड है तो हम उसे विवरियो बैक्टीरिया कहते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है स्फेरिकल बैक्टीरिया आर कॉल्ड कॉकी, मतलब सिंगुलर कॉकस, उसका प्लूरल कॉकी। रॉड लाइक बैक्टीरिया को हम बैसिलस कहते हैं, बैसिली। और स्पाइरल बैक्टीरिया को स्पाइरिला। स्पाइरल कौन से? ऐसे 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 होते हैं ना। और जो कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं उनको विवरियो कहते हैं। अब अगला है ब्लू ग्रीन एल्गे। ये एक तरह की एल्गे है, इसको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, जो कि प्रोकैरियोटिक है। एग्जाम्पल नोस्टोक, एनामिना। ये सब क्या है? जो अगर हमसे कोई पूछ ले ब्लू ग्रीन एल्गे, तो हमें तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि साइनोबैक्टीरिया। कोई यहाँ पूछ ले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइनोबैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे, तो उसमें कुछ भी नहीं है। ये इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब अगला है इधर स्ट्रक्चर किसका? बैक्टीरिया का। दीज आर माइन्यूट, मतलब बहुत छोटे। माइक्रोस्कोपिक, इनको भी माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। यूनिसेल्युलर, एक सेल के। सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी डेफिनाइट न्यूक्लियस। इनमें क्रोमेटिन मटेरियल लाई स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। इनमें भी क्रोमेटिन मटेरियल बाद में पढ़ेंगे क्या होता है। ये साइटोप्लाज्म में होता है। विदाउट एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनका जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ हमारे क्या होता है? न्यूक्लियर एक मेम्ब्रेन होती है, जो कि डिफ्यूजन ऑस्मोसिस से पढ़ेंगे उसमें काम आती है और इसको प्रोटेक्ट करके रखती है। तो इनके क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। Some bacteria have two or more flagella which may arise from one or both end of cell or may arise from all over the cell। मतलब इनकी फ्लैजेला होती है। जैसे बोल सकते हैं कि जो बैक्टीरिया है उसकी पूंछ, ये क्या अरे यार ये क्यों आ गया? हाँ, ये पूंछ है इनकी। तो इनकी जो पूंछ है वो देखो, जो ये बैक्टीरिया दे रखा है, इसकी पूंछ एंड से निकल रही है, इधर से निकल सकती है, इधर से। लेकिन मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया में जो इनकी पूंछ रहती है वो सेल के एंड से निकलती है। बीनीथ द सेल वॉल इज अ फाइन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनकी सेल वॉल के नीचे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। फोल्डेड इन्वेजिनेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड मीजोसोम। अब इनके जो, जैसे कि देखो इधर, ये देखो, ये जो है कैप्सूल, ये सेल वॉल है इनकी। ये वाली जो ब्लू ब्लू है ना, ये ब्लू, ये क्या है? सेल वॉल है। अब इसके नीचे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये देखो, ये जो पीली कलर की है, जो ये पीली कलर की गिवन है ना, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जो ये पीली कलर की गिवन है, इस पीली कलर की मेम्ब्रेन को कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इधर ही अंदर जाएंगे तो ऐसे पीली कलर की यूं हो रही होगी, जैसे अभी बनाते हैं, ऐसे जा रही है और यूं 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 यूं, जैसे पीली कलर की जा रही है, फिर यू 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 जा रही होगी। तो अब ये क्या है? ये से नीचे फोल्ड सा हो रहा है, ये क्या है? ये है मीजोसोम। ये क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे में करती है। वैसे इसमें क्या करते हैं? ये मीजोसोम रेस्पिरेशन करते हैं। ये कई सारे बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। द न्यूक्लियोइड इज इन द फॉर्म ऑफ हाईली फोल्डेड डीएनए रिंग विदाउट अ न्यूक्लियर envelope. The nuclear cytoplasm contains 70 as ribosome
एन इंटरनल मेमोरी एंड सिस्टम स्टोरेज ग्रेन्यूल। इन सबको बाद में पढ़िए क्योंकि अभी समझाऊंगा आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा कि ये राइबोसोम क्या होते हैं। राइबोसोम जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, 70S और एक 80S। हमारे अंदर 80S राइबोसोम है। जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं। ये भी इसी चैप्टर में बाद में आ रहा है कि राइबोसोम क्या होते हैं। न्यूट्रिशन, बैक्टीरिया शो ईदर ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये बैक्टीरिया एक अकेला ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि ऑटोट्रोपिक मतलब खुद से खुद का खाना भी बना सकता है। ऑटोट्रोपिक वो जो खुद से खुद का खाना बना पा रहे हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस करके, जैसे कि प्लांट्स हो गए। और उसके बाद आता है हेट्रोट्रोपिक जो कि खुद से खुद का फूड नहीं बना पा रहे, जो कि जैसे कि हम व्हीट खाते हैं तो वो भी प्लांट से मिलते हैं, और प्लांट ऑटोट्रोपिक। हम क्या हेट्रोट्रोपिक है, दूसरों पर निर्भर है, हम खुद से खुद का खाना नहीं बना सकते। तो लेकिन ये जब बैक्टीरिया है, इसको अगर सामने फूड दिख रहा है तो हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कर लेगा। लेकिन अगर इसको बहुत अकाल पड़ गया है इसके यहाँ, तो क्या करेगा, ये ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन खुद का खाना सनलाइट के हेल्प से ये खुद बनाएगा। अब बैक्टीरिया जनरली रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मेथड, जैसे बाइनरी फिजन होता है। इसमें क्या होता है, ये बैक्टीरिया, इसके अंदर एक न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस में क्या होता है, ये दो न्यूक्लियस बन जाते हैं थोड़े थोड़े साइटोप्लाज्म से। तो ये क्या होता है, मतलब एक था, इसमें ये न्यूक्लियस आधा हुआ, डिवाइड हो गया, आधा इसमें चला गया, आधा इसमें चला गया। तो ये बाइनरी फिजन होता है कि इसमें जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो जाता है। अब न्यूट्रिशन, बैक्टीरिया शो ईदर ऑटोट्रोपिक हेट्रोट्रोपिक बता दिया। अब जो ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक दोनों कर रहे हैं, उनको हम ये भी बोल सकते हैं कि वो एक अकेला मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन कर रहा है। मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन का भी बोल सकते हैं। उसका मतलब होता है कि ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक दोनों कर रहा है। अब एल्गे आर सिंपल प्लांट्स हैविंग नो रूट, स्टेम एंड लीव। देयर प्लांट बॉडी इज कॉल्ड थैलस। अब जो आपने एल्गे देखी होगी वो पानी पे रहती है, लेकिन उसकी क्या कभी ऐसे, जैसे पानी है इस पे यो एल्गे हो रही है बहुत सारी हरी हरी जो चमकती है ना, लेकिन क्या कभी इसकी रूट्स देखी है एल्गी की ऐसे पानी में? क्या कभी इसकी स्टेम देखी है? क्या कभी इसकी लीफ देखी है? नहीं। तो ये है तो प्लांट्स, वाटर पे ग्रो करते हैं प्लांट्स, लेकिन ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी ना तो स्टेम है, ना लीफ है, ना रूट है, कुछ भी नहीं है। तो इनकी बॉडी कैसी है, थैलस। इनको क्या बोलते हैं, थैलस बॉडी है इनकी। थैलस मतलब ना तो उसमें रूट्स है, ना स्टेम है, ना लीफ है। इनको बोल सकते हैं फॉल्स प्लांट। इसका मतलब ये सच्चे नहीं है, इसका मतलब ये झूठे है। एल्गे आर यूकैरियोटिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब खुद का खाना खुद बना सकते हैं। नॉन वेस्क्यूलर थैलोफाइट्स। इसका मतलब वेस्क्यूलर वो होते हैं जिनमें जाइलम फ्लोएम होते हैं। अब जाइलम फ्लोएम क्या होते हैं, जाइलम फ्लोएम होते हैं। अब जाइलम फ्लोएम जैसे कि एक पेड़ होता है, उसमें नीचे से रूट से एक पाइप जा रहा है जो कि वाटर कैरी करके जा रहा है और ये हर स्टेप में पहुंचा रहा है, और एक और पाइप जा रहा है जो कि फूड लेके जा रहा है। अब जो पाइप वाटर ले जाता है उसे हम बोलते हैं जाइलम, और जो पाइप क्या ले जा रहा है, वाटर, उसे हम बोलते हैं जाइलम, और जो पाइप फूड ले जा रहा है उसे हम बोलते हैं फ्लोएम। तो जो जिस बॉडी में जाइलम फ्लोएम होते हैं उस बॉडी को बोलते हैं वेस्क्यूलर। तो ये क्या होता है, नॉन वेस्क्यूलर। इसका मतलब इनमें जाइलम फ्लोएम कुछ भी नहीं होते। अब सीधा है, ये तो पूरा ही प्लांट पे लाई कर रहे हैं पूरी, और है भी पतले से, तो इनमें जाइलम फ्लोएम की क्या जरूरत। ये इनकी क्या होती है, एल्गे अकर इज अ वेराइटी ऑफ हैबिटेट लाइक फ्रेश वाटर में ये मिलते हैं, और बहुत सारी डैम्प सॉइल, कीचड़ वगैरह में ये मिल जाते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर टू लार्ज मल्टीसेलुलर प्लांट। के यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर मतलब एक सेल के भी होते हैं और कई सेल के भी होते हैं। वर्ड एल्गे इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड एल्गा। ये एक लैटिन वर्ड है एल्गा, उससे डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है सीवीड्स। इसका मतलब नदी के खरपतवार। तो ये क्या होता है, सही है, नीचे वो हवा नहीं जाने देते, सनलाइट नहीं जाने देता ना, नीचे का क्या होता है, सारे फिश वगैरह मरते हैं। तो ये क्या है, एक तरह से उन सबके लिए खरपतवार है, उनको सबको कर रहे हैं। तो इसलिए
इनको क्या सीवीड्स भी बोला जाता है। लैटिन भाषा में एल्गे का मतलब है सीवीड्स, इसलिए हम इसको एल्गी बोले करते हैं। ब्रांच ऑफ बॉटनी विद डील विद स्टडी ऑफ एल्गी। जो हम अभी एल्गी को पढ़ रहे हैं उससे हम बोल सकते हैं कि हम फाइकोलॉजी कर रहे हैं या फिर एल्गोलॉजी कर रहे हैं। अब है सम एल्गी लिव इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जैसे पढ़ाया था फंगी के साथ। फंगी और एल्गे का वो मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कर रहे हैं तो वो लाइकन बना रहे हैं। एल्गे आर आल्सो पोरस और पॉन्डिस्कम और सिल्क, मतलब ये बहुत पोरस होते हैं। पोरस का मतलब जैसे कोई मटकी भी होती है, इसमें भी हल्के हल्के क्या करे जाते हैं, छेद करे जाते हैं, जिससे हल्का हल्का पानी निकलता रहता है। जिससे क्या होता है, पानी अंदर ठंडा रहता है। आप सोचते हो ना क्यों ठंडा रहता है? वो इसलिए रहता है क्योंकि उसमें बहुत माइन्यूट से छेद कर दिए जाते हैं, जिससे हवा पास होती रहती है अंदर बाहर, और इतने भी बड़े नहीं कि पानी अंदर ना टिके। अब टाइप ऑफ एल्गे भी कई टाइप की, 3 टाइप की होती है, एक ग्रीन एल्गे, एक ब्राउन एल्गे, एक रेड एल्गे। ग्रीन एल्गे होती है क्लाइमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा, ये इनके एग्जांपल है। ये एल्गे होते हैं, ये ग्रीन एल्गे मतलब हरी कलर की। ब्राउन एल्गे ये होते हैं सेरगेसम, फ्यूकस, कैल्प, और रेड एल्गे होते हैं जेलिडियम। अब न्यूट्रिशन, एल्गे आर ऑटोट्रोपिक। एल्गे क्या होते हैं? ऑटोट्रोपिक मतलब खुद का खाना खुद बना सकते हैं। दे मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। सब एल्गे आर आल्सो पैरासाइट, जैसे कि पैरासाइट, जैसे कि ये दे रखा है एग्जांपल कैफ्यूल्यूरस विच ग्रो ऑन टी कॉफी। ये क्या होता है? टी पे उगता है, कॉफी पे उगता है, वही है ना जैसे बताया था। प्लाज्मोडियम होता है, ये क्या करता है, हम जिस थाली में खा रहे हैं उसी थाली में छेद, वो होते हैं पैरासाइट। अब रिप्रोडक्शन एल्गी शोज बहुत सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अब अगले दिन इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों लाइक, शेयर और कमेंट इस वीडियो को करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ही जल्दी हम कई सारे वीडियो लाने वाले हैं। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।